ईरान पर अमरीकी हमला हुआ तो इस खिते के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि पाकिस्तान का नेक्स्ट डोर नेबर है, हमसाया दोस्त ब्रदर मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान के खदशात कई हवालों से हैं, एक तो इस खिते में हमसाया होने के नाते से और दूसरा एक ब्रदर इस्लामिक मुल्क होने के नाते से। लेकिन ये पूरा खिता जो है एक ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा जिसमें हर तरफ हमें अफरा तफरी नज़र आएगी। बेशतर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इस हमले की मुखालफत कर रहे हैं। अभी जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं कि सऊदी अरब और कतर गो के वो माजी के अंदर एक एंटी शिया हमें ग्रुप के तौर पर या अलायंस के तौर पर नज़र आता था कि उनकी आपस में बहुत ज़्यादा ताल्लुकात में गर्मजोशी मौजूद नहीं थी। लेकिन इस हमले के हवाले से सऊदी अरब, कतर और ओमान तीनों ममालिक एक्टिवली अमेरिका को इंगेज कर रहे हैं कि यह हमला नहीं होना चाहिए। अमेरिकी सदर क्या अगला कदम लेंगे बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन पिछले 12 से 24 घंटे कह लीजिए कि उसके अंदर एक ऐसी कुछ ख़बरों से ऐसी तासुर मिलता है कि शायद थोड़ा सा स्केल डाउन हो रहा है जो थ्रेट है, लेकिन ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। लास्ट टाइम जब अमेरिका ने वो लाकर B-52 से वो बम गिराए थे 30,000 पाउंड वजनी, तो उससे पहले भी वो कह रहे थे कि 2 हफ्ते के अंदर वो फैसला करेंगे कि अटैक करना है कि नहीं करना। लेकिन उसके दूसरे तीसरे रोज़ ही उन्होंने वहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर लाए और वो B-52 बॉम्बर्स के साथ उन्होंने बमबारी कर दी। तो अभी भी ट्रंप के ऊपर ये यकीन से कहना बहुत मुश्किल है कि वो क्या अगला कदम उठाएंगे, ख़ास तौर पर ईरान और ग्रीनलैंड दोनों के हवाले से। दोनों इशू इस वक्त बहुत टेढ़े हैं और अटके हुए हैं। ग्रीनलैंड के ऊपर भी पूरा यूरोप और नेटो एट स्टेक है, और नेटो के एट स्टेक होने के बावजूद ट्रंप कहते हैं कि नेटो अमेरिका के बगैर है क्या, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है। ये एक्चुअली वो उनको कह रहे हैं जो हम आमतौर पर पाकिस्तानी लहजे में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं ना कि तेरे पल्ले की है, वो यूरोपियन कंट्रीज़ को कह रहे हैं या नेटो ममालिक को कह रहे हैं कि अगर अमेरिका की फ़ौजी क़ुव्वत इसमें से निकाल दी जाए तो आपके पल्ले है क्या, आप तो किसी से लड़ने के काबिल भी नहीं है। लेकिन यूरोपियन मुल्क अपनी अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर स्टैंड लेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। वेनेजुएला के ऊपर भी उसके उस सदर को उठा लाए, मुकदमा चला रहे हैं, लेकिन अभी तक जो ट्रंप के अजम्पशंस थी कि हम जाएंगे और उसके बाद तेल पूरा जो वेनेजुएला का हमारे कब्ज़े में होगा, जो उनके कब्ज़े में वो आया है, लेकिन क्या वो उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। जितनी अमेरिकी कंपनियों को ट्रंप ने बुलाकर दावत दी, उसके बाद जो रिपोर्ट्स और रिसर्च एनालिसिस अमेरिकी मीडिया ने इशाया किए, उससे ये खबर सामने आती है कि कम अज़ कम 5 से 10 साल कुछ 100 से 200 अरब डॉलर की कम अज़ कम मिनिमम उन्होंने थ्रेशोल्ड रखी है $100 बिलियन, और मुख्तलिफ सिनारियोज़ पे वो जाते हैं कि 10 सालों में 200 अरब डॉलर यहाँ पर वेनेजुएला की जो ऑयल इंडस्ट्री है उसके अंदर पहले सरमायाकारी की जाएगी, फिर वो ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सकता है जो अमेरिका किसी हद तक उससे फ़ायदा उठा सके या ओवरऑल वर्ल्ड जो ऑयल प्राइसेस हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सके। ईरान पर हमले की सूरत में अगर वो होता है, अल्लाह ना करे कैसी सूरत हाल हो, तो एकदम से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो एक अनसेटलिंग इफेक्ट आएगा, क्योंकि मिडल ईस्ट जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो बड़े ऑयल प्रोड्यूसर के तौर पर इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। डिसरप्शन होगी, ऑयल प्रोडक्शन और सप्लाईज दोनों के हवाले से रास्ते बंद होंगे तो उससे तेल की कीमतों के ऊपर असर पड़ेगा। सिर्फ ये फीलिंग आने से कि हमले का ख़तरा कुछ अरसे के लिए या थोड़े लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए टल गया, ऑयल प्राइसेस में तकरीबन 4% डिक्लाइन आया इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के अंदर। तो अगर ये ख़तरा मुस्तकिल बुनियादों पे टल जाता है तो ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगी। लेकिन जो बाकी मामलात हैं, अभी गज़ा की सूरत हाल, यमन की सूरत हाल, सूडान, सोमालिया की सूरत हाल और ईरानियन हमला ऐसे में कर दिया जाए तो ये सूरत हाल बिल्कुल अबतर हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि ईरान की सूरत हाल का कोई सफारती हल हो जाएगा या ट्रंप जो आएगा वो कर गुजरेंगे? देखिए, कर गुजरने के लिए तो मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त माइनस हो गया है, क्योंकि अभी मैं एक चैनल पर यही कह रहा था कि अब मॉरल ग्राउंड जो है वो ट्रंप ने काफी लूज किया है, जिसका मतलब है कि खुद ही वो कह रहे हैं कि फांसियां नहीं हो रही, हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि जितनी इंटेंसिटी से वो समझ रहे थे कि उनकी जस्टिफिकेशन है इस अटैक करने की, वो खुद ही उन्होंने मान लिया कि अब सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है, जब तेहरान से हम रिपोर्टें देखते हैं तो वो जो खतरनाक सूरत हाल एक गवर्नमेंट के लिए यह चैलेंजिंग हो सकती थी। इतने मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए, रीजन उनकी ज़ाहिर इकोनॉमिक थी, जेन्युइन थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनका जो करेंसी है उसकी डिवैल्यूएशन हुई है, उस वजह से भी अब लोगों में वो जिसको कहते हैं ना स्टीम नहीं रही। और तीसरा डिसएडवांटेज इस सारे मुजाहिरीन को ये था कि ये मैं कहता था कि ये रडरलेस एक किस्म के मुजाहिरे हैं, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन कोई नहीं है। आप अगर मुजाहिरीन से पूछें, और जितनी मैंने रिसर्च की, इंटरनेशनल मीडिया को देखा, तो किसी को ये नहीं पता था कि हम इसके बाद कहाँ जा रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर हम इस हुकूमत को हटाना चाह रहे हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट कौन है। रजा शाह पहलवी के साहबजादे हैं,
इंटरनल कोई ऑपोजिशन का कोई लीडर है, जो कि था ही कोई नहीं ऑलमोस्ट। और रजा शाह पहलवी का भी डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही था कि ऑलमोस्ट 47 साल से मुल्क से बाहर रह रहे हैं, 19 साल की उम्र में छोड़कर चले गए मुल्क। उनकी कोई सक्सेशन यहाँ पे थी कोई नहीं जिसको आप बेसलाइन कह सकें कि वो एक बुनियाद बनती है अपोजिशन की। तो मेरा ख्याल है मॉरल ग्राउंड इनके जो मुजाहरे कम होने की वजह से, प्लस एक जैसे मैंने कहा ये डायरेक्शन लेस किस्म का एक कैंपेन थी, जाहिर इंस्टिगेट कुछ इंटरनल वजूहात जो जेन्युइन थी और कुछ एक्सटर्नल वजूहात जो जेन्युइन नहीं थी और ऑब्वियसली क्रिएट की गई थी, उनकी कॉम्बिनेशन में जब भी होगा तो ये होलसम कोई कॉम्बिनेशन मेरे जहन में ना उस वक्त बनी थी, ना अभी बन रही है, ना कोई रिजीम चिश्ती साहब, लेकिन ना। आप ये ज़हन में रखिएगा कि जब अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर उन्होंने बेशतर ये अरब कंट्रीज़ का टोटली तहस नहस कर दिया था, एक से शुरू हुआ और यमन से चलते चलते वो कितने मुल्क अरब स्प्रिंग की लपेट में आए और वो बादशाहतें भी ख़तरे में पड़ गई। तो ईरान वाली सूरत हाल का आगाज़ भी उससे ज़्यादा मुख्तलिफ तरीके से नहीं हुआ उनकी डिवेल्यूएशन से था। उनका वो, मैं आज BBC में ख़बर पढ़ रहा हूँ कि उनका जो तुमन, शायद उसकी वो करेंसी का नाम है, तो कुछ $100 का कोई 1,35,00,000 से 1,40,00,000 एक्सचेंज रेट मिल रहा है, जिससे वो कारोबारी बरादरी, आम शहरी सारे परेशान होकर सड़कों पे निकले हैं। लेकिन उसको इंस्टिगेट करने के लिए इसराइल और अमेरिका मौजूद थे, उन्होंने तारें हिलाई हैं, एकदम से आग लग गई। अभी भी मलिक साहब अगर ये अटैक होता है तो फिर यही है सिर्फ जो दो मुल्कों के नाम दिए हैं। देखिए नेटो इस वक्त अनकंफर्टेबल है ग्रीनलैंड की वजह से और विभिन्न जो उनके डिस्पैरिटी आई हुई है अंडरस्टैंडिंग की। रूस, चीन, इंडिया किसी से भी ताल्लुकात आइडियल नहीं है इंडिया के। सिर्फ एक मुल्क है जो शायद दे रहा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट को याद कराता रहता है कि जितना आसानी से आपने वेनेजुएला में हुकूमत चेंज कर दिया, इससे भी आसानी से शायद ईरान करेंगे अगर आप एक धक्का मार दें। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर अभी भी वो ये करते हैं तो ये ऑब्वियसली एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होना है मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक, जो इजराइल चाहता है क्रिएट हो। जिसका मतलब है कि हाइपोथेटिकली अगर हम ये मान लें कि ईरान के अंदर रेजिम चेंज होती है, जिसका मतलब है कि जो सोमाली लैंड जहां पे फॉरेन मिनिस्टर अभी होके गए हैं वो एक्शन में आ जाता है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन स्वेज के दाने पे है, वहां से यमन इफेक्ट होता है, यमन जब इफेक्ट होता है तो बाकी मुल्क इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन पूरा ईरान का जो गल्फ लपेट में आएगा इससे। जी एग्जैक्टली, वो डोमिनो इफेक्ट में उसी को अर्ज कर रहा हूँ कि जब यमन आता है पूरा गल्फ आ जाता है और गल्फ के अंदर ऑब्वियसली पहले ही डिस्पैरिटी है, कुछ मुल्क सपोर्ट इंटरनली कर रहे होंगे, कॉवर्ट कर रहे होंगे, कुछ खुल के कर रहे होंगे। तो आई थिंक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी भी अगर हुआ तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल की शय पर हुआ है। तो आपने एक और देखा है नोट, शायद अब न्यूज में आ रहा है कि रूस ने कोई अंडरस्टैंडिंग करवा दी है बिटवीन इजराइल एंड ईरान के एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। वो भी मेरा ख्याल है इजराइल के हक में है, क्योंकि इजराइल की जो मिथ जून में टूटी थी, जुलाई में सिर्फ पहल ना करने की मैसेजिंग एक्सचेंज हुई है थ्रू रशिया को। इसराइल ने कहा हम नहीं पहल करेंगे, तो ईरान ने कहा तुम नहीं पहल करोगे तो हम नहीं पहल करेंगे। लेकिन जब मिसाइल चलेंगे या ऊपर से वो एरियल स्ट्राइक्स होंगी तो फिर वो रूल्स ऑफ द गेम जो है मौके पर ही तय होते। एब्सोल्युटली, मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये बिगर गेम के लिए तो किसी को भी अटैक किया जा सकता है। कैपेबिलिटी का तो अमेरिका के किसी के डाउट नहीं है, ना मुझे डाउट है ना आपको डाउट है। इंटेंशन का हो सकता है कि इंटेंशन जाहिर है वही है जिसका हम बात कर रहे हैं कि पीछे एक बिहाइंड द सीन एक इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसको मैं डोमिनो इफेक्ट कर रहा हूँ कि अगर एक से दूसरे अगर ये सारा कुछ हो जाता है, यमन, सोमाली लैंड हो जाता है, मिडल ईस्ट हो जाता है, तो हमास कहाँ जाता है फिर? ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी क्योंकि ईरान उसको भी सपोर्ट कर रहा है और हिजबुल्लाह को भी कर रहा है। तो ये आई थिंक वो एक चेन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक विल टू फाइट खत्म करना चाह रहे हैं उस थॉट प्रोसेस की। थॉट प्रोसेस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आइडियोलॉजी बेस्ड ये सारी कैंपेन चल रही है, स्पेशली ईरानियंस की। तो आई थिंक उस थॉट प्रोसेस को और उस विल टू फाइट को हिट करना चाहता है इजराइल, कि जब वो डैमेज होगी तो फिर चीजें उसकी बेहतर कंट्रोल में आ जाएंगी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है।